सुहेल देव राजभर की जो जन्म जयंती मनाई जा रही है, इस अवसर पर हमारे परिवार की माताएं बहनें, नौजवान साथी, पिता तुल्य मार्गदर्शक बुजुर्ग, आप सभी लोगों का आज के इस महाराजा प्रतिपालक सुहेल देव राजभर जी के जन्म जयंती के अवसर पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। साथियों, आज महाराजा प्रतिपालक सुहेल देव राजभर जी की जन्म जयंती मनाई जा रही है। इस बात को हम सभी लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है कि महाराजा सुहेल देव के पूर्व भी हमारे राजा रहे होंगे, हमारे बाप दादा रहे होंगे, मगर उनकी हम जन्म जयंती नहीं मनाते। सुहेल देव राजभर की ही जन्म जयंती क्यों मनाते हैं? क्योंकि जन्म जयंती और परिनिर्वाण उसी का मनाया जाता है जो समाज को अपनी कुर्बानी दे करके समाज को नई दिशा देने का काम करते हैं। उन्हीं को ये समाज और देश याद करता है। महाराजा सुहेल देव बुद्धिस्ट थे। बुद्धिस्ट वह बौद्ध धर्म जो भारत से उत्पन्न हुआ और पूरे विश्व में अपना कीर्तिमान स्थापित किया। मानव का समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और देश राष्ट्र का निर्माण हो, ऐसा संदेश देने वाला बुद्धिस्ट तथागत गौतम बुद्ध जी ने पूरे देश में, पूरे विदेश में अपनी आवाज को बुलंद करने का काम किया। उस विचारधारा का प्रचार और प्रसार महाराजा सुहेल देव जी ने किया और हम लोगों को एक दिशा देने का काम किया। इसलिए हम इनकी जन्म जयंती मनाने का काम करते हैं। आज जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था हमारे और आपके घर परिवार में अंदर तक घुसी है, उस व्यवस्था का महाराजा सुहेल देव ने बहिष्कार किया था, तिरस्कार किया था। तिरस्कार, बहिष्कार करके फिर बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया। तब जाकर के हम इनको याद रखते हैं, अन्यथा बहुत लोग आए और बहुत लोग चले गए। साथियों, हम लोगों को जैसे अभी हमारे आपके बीच में आप देखें अरविंद यादव, रमेश यादव जी, हमारे आवक से चल करके लालचंद यादव जी, इंद्राज चौहान जी, सुभाष चौहान और हमारे गोपालपुर से राजेंद्र चौहान, गुरभारी चौहान, आप सभी लोग यहाँ जो उपस्थित हुए हैं, ये समझने की जरूरत है कि महाराजा सुहेल देव को अब तक सिर्फ एक जाति में बांध करके रखा गया था, मगर आज जैसे मैं धर्मेंद्र चौहान, लोनिया चौहान जाति से हूँ, मैं समझ गया कि महाराजा सुहेल देव ने हम लोगों को एक सही दिशा और मार्गदर्शन देने का काम किया। ये हम सबके महापुरुष हुए। जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने विश्व का सबसे बेहतरीन संविधान, विश्व का सबसे बेहतरीन संविधान भारत को देने का काम किया, मगर हुआ क्या? बाबा साहब अंबेडकर को सिर्फ एक चमार जाति से जोड़ करके ब्राह्मणवादी मनुवादियों ने उनको रखा हुआ है। ये बात समझने की जरूरत है। उसी तरह से महाराजा सुहेल देव, अभी पूरे भारत में जन्म जयंती महाराजा सुहेल देव की मनाई जाती है। आप लोग ध्यान दीजिए, एक छोटा सा अगर कोई ब्राह्मण मर जाता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम आप लोगों ने कभी कोई नहीं सुना होगा, मगर सरकार उसको बार बार लोगों में प्रचारित और प्रसारित करती है। मगर महाराजा सुहेल देव का कभी आपने कभी सुना कि इस दिन छुट्टी होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो जो आज की ब्राह्मणवादी और मनुवादी व्यवस्था है, उसका उन्होंने बहिष्कार किया था। इसलिए अब चूंकि जो दुश्मन है वो अपने दुश्मन को बढ़ावा क्यों देगा? बात समझने की जरूरत है। साथियों, आज का जो वर्तमान है, वर्तमान हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने एक बात कहा है,
क्योंकि जब मैं बाबा साहब अम्बेडकर की बात करता हूँ तो हमको लोग समझते हैं कि खाली चमार हुई हैं। जैसे जब मैं कार्यक्रम करता हूँ, लोगों के पास जाता हूँ और बाबा साहब अम्बेडकर की बात जब करता हूँ कि है मेरे लोगों, अरे मेरे पिछड़े लोगों, आर्टिकल 340 में बाबा साहब अम्बेडकर ने ओबीसी के लिए हक और अधिकार लिखा है, दिया है। तो हमरे लोग का बेमतलब का बात करत हूँ। अरे वो तो खाली चमारन के दे, हमन के तो कुछ देवे न कैला। आज जब पिटालन कुटालन तो मंदिरे ना जाना, भाग के थाने पे जाओ। तो के दे बाबा साहब अम्बेडकर दे कि केहू के भी देवता दे। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। हम कल अगर बाबा साहब ना दे होता तो सफेदी पहिर के जर्सी चढ़ा के घूमता ना, मार के कुल गोबर निकाल देते। समझ में बात है? तो हमने कहा कि आर्टिकल 340 पढ़िए। हमारे घरों में रामचरितमानस रामायण मिलता है, मगर जो भारतीय संविधान है वो नहीं मिलता। एक बार लोग ऐसे ही बात करने लगे, कल कि अरे आर्टिकल 340 में बतावत हुआ। हम कहली हाँ भैया ओकरे वजह संविधान पढ़ेगी पड़ी। हम कहली कि भैया आर्टिकल 340 कब पढ़बा? अरे तोरे घरे में रामचरितमानस मिल जाई, हनुमान चालीसा मिल जाई, रामायण मिल जाई, लेकिन भारतीय संविधान ना मिली। तो जब कुटैबा पिटैबा तो रामचरितमानस रामायण तो खोजता ना, भाग के सीधे थाना तहसीली और दीवानी में जाइबा। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी हमारे जो अभी कुछ लोग बता रहे थे कि हमारे समाज में नेता आते हैं और हम लोगों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं और चिकनी चिकनी बात में उलझाते हैं। वो चिकनी चिकनी बात में इसलिए उलझाते हैं क्योंकि हम लोगों को वास्तविक संवैधानिक अधिकार की जानकारी ही नहीं है, इसलिए वो हमको उलझा देते। और साथियों मैं आप लोगों को बताऊं कि नेता जो होता है वह अधिकार प्राप्त करने का मात्र साधन होता है और हमारे लोग उसको साधक मान लेते हैं। जो नेता होता है, जैसे संविधान में जो हक और अधिकार हमारा है, जैसे भर राजभर के लिए विमुक्ति जाति प्रमाण पत्र जारी होता है। हमारे यहाँ जैसे हमारे राजभर भाई बैठे हैं, अब किन लोगों को पता, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, हमारे बच्चे भी बैठे हैं, बताएं कि विमुक्ति जाति प्रमाण पत्र जारी होता है, ये कितने हमारे राजभर भाई को पता है? और विमुक्ति जाति प्रमाण पत्र में क्या मिलता है, ये कितने हमारे राजभर भाई को पता है? नहीं पता है। क्योंकि जो अच्छा भैया ऐसा है कि लगता है वो नेताजी आप ही गए होंगे। अच्छा, तो जो व्यवस्था है वो व्यवस्था हम लोग इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि हमारे लोगों के अंदर वो जानकारी नहीं है। विमुक्ति जाति प्रमाण पत्र जैसे एसटी का आप लोग सुने होंगे, क्योंकि जो भर और राजभर है वो मार्शल कौम रही है और मार्शल कौम रही है। अंग्रेजों ने इस पर पाबंदी लगाया था। उस पाबंदी को बरकरार रखने के लिए कांग्रेस के जब प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बना तो विमुक्ति जाति प्रमाण पत्र को बंद करवा दिया। विमुक्ति जाति प्रमाण पत्र क्या है ये हमारे भर राजभर लोगों को पता ही नहीं। विमुक्ति जाति प्रमाण पत्र जैसे एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी का नाम आप लोग सुने हैं। एसटी विमुक्ति जाति प्रमाण पत्र अगर जिनका बन जाता है, वह अगर एमबीबीएस बनना चाहता है, अगर वो मार्कशीट उसके पास है, वो सर्टिफिकेट उसके पास है, तो फ्री में एमबीबीएस बन करके आएगा। ये हमारे भर राजभर के लोगों को पता ही नहीं है। और हमारे जो चाहे हमारे जैसे मान लीजिए अभी मैं लोनिया चौहान हूँ, तो लोनिया चौहान मतलब भारत का मूल निवासी हूँ, ओबीसी कैटेगरी से हूँ। और ओबीसी कैटेगरी का जो हक और अधिकार है वो संविधान में लिखा है। और संविधान में लिखने के परंतु चूंकि महाराजा सुहेलदेव जी हमारे शासक थे, जब हमारे शासक थे और हम शासक की जन्म जयंती मना रहे हैं, हम एक शासक की हमारे वंशज शासक रहे हैं, फिर
आखिर हमारी ये स्थिति क्यों है? इस पर क्या हम लोगों ने कभी विचार किया? यह स्थिति हमारी किसने किया? ये हम लोगों ने कभी समझा? ये भारत की जो व्यवस्था है वो कहां से संचालित होती है? क्या हमारे लोगों ने कभी जाना? जो व्यवस्था हमारे यहाँ स्थापित है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब पढ़ने लिखने का अधिकार दिया तो पढ़ने लिखने से तर्क की क्षमता उत्पन्न होती है। तो हमारे लोगों के अंदर कितनी तर्क क्षमता उत्पन्न हुई? जो भारत में 3.5% का ब्राह्मण है वो सामाजिक थर्मामीटर लेकर के बराबर बराबर नापता रहता है। कैसे नापता है? अभी कोरोना काल था, उसने कहा, एक आवाज बोला, थाली और ताली बजाओगे तो कोरोना भाग जाएगा। हमारे लोग क्या किए? पहले क्या करता है ना, मन में डर पैदा करता है, और डर हमारे लोग नहीं निकाल पाते हैं। क्यों नहीं निकाल पाते? क्योंकि हमारे लोगों को सही जानकारी नहीं। थाली और ताली बजाने से कोरोना चला जाएगा। अरे जब थाली और ताली बजाने से कोरोना चला गया तो इतना लंबा लॉकडाउन करने की क्या जरूरत थी? शिक्षा को खत्म किया जा रहा है। जिस शिक्षा से, जैसे आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पढ़े लिखे, उनको लगा कि नहीं, अब मुझे समाज में जाकर के अपने समाज के लोगों को ये बात समझाना होगा, बताना होगा। ये बात कब उत्पन्न हुई? ये बात तब उत्पन्न हुई जब वो पढ़े लिखे। जब वो पढ़े लिखे तब तो ये बात उनके दिमाग में आई। आज मैं धर्मेंद्र चौहान, आपका बेटा, अगर आपके बीच में ये बात कर रहा है तो क्यों कर रहा है? पढ़ा लिखा, पढ़ा लिखा। देखिए, पढ़े लिखे और लिखे पढ़े में भी अंतर होता है। जो लिखा होता है वो हमारे लोग पढ़ते हैं, तो जो लिखा होता है वही पढ़ते हैं। मगर जो एक लिखा पढ़ा होता है, एक पढ़ा लिखा होता है। तो जो पढ़ा लिखा होता है उसके दिमाग की जो तर्क क्षमता होती है वो बहुत तेज होती है, वो तर्क करता है। अभी मैं एक हफ्ता पहले कासिमाबाद जा रहा था, मेरा वहां कार्यक्रम लगा हुआ था, तो रास्ते में सब लड़के जो है रस्सी लगा करके और ये सरस्वती माता के लिए, वो माता बोल रहे थे, सरस्वती माता के लिए वो चंदा उगाही कर रहे थे। तो मैं भी अपने गाड़ी से था, सब रुकवाए। मैंने कहा, भैया बताओ। कहना, वो सरस्वती माता के पूजा के लिए हम लोग चंदा जुटा रहे हैं। तो हमने कहा, उससे क्या होगा? कहना, अरे पूजा करना है। हम कह रहे, पूजा से क्या होगा? कहना, अरे पूजा करना है तो करना है। मैंने कहा, सिर्फ मेरा एक सवाल है आप लोगों से, सरस्वती के माता का क्या नाम था? यही आप हमको बता दो, मैं आपको 500 रुपए का चंदा दूंगा। सरस्वती के माँ का क्या नाम था? उनके पिताजी का क्या नाम था? सरस्वती का जन्म किस सन में हुआ और सरस्वती किस यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी? इतना ही बता दो, मैं जो है 500,000 रुपया अभी दे करके जाऊंगा। अब वो लड़का ओकर मुंह टांगा था, वो ओकर मुंह टांगा था। हम कहनी, भाई या तो ओबीसी को होगा या तो लोग एससी को होगा। काहे कि मैं ठाकुर बाभन ये को हूँ ना, काहे कि कांवर ढोवर की जिम्मेदारी हमरे लोगन का हो। डॉक्टर, मास्टर, डीएम, कलेक्टर बने का उन्हन का जिम्मेदारी है, और ओकर जिम्मेदार हमरे लोग खुद है। अभी मैं यहाँ आया, कुछ बच्चियां सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रही थी, बोल रही थी, बीड़ा वाली माता कहाँ बीड़ा बजावत हो? मतलब बच्चों को ये भी नहीं पता कि बीड़ा बज कहाँ रहा है, कहाँ बज रहा है। अरे बच्चों, बीड़ा उस कॉलेज में बज रहा है, स्कूल में बज रहा है, वहां जाने की जरूरत है। इससे कुछ होने वाला है वो नहीं, क्योंकि तर्क, देखिए, तर्क के कसौटी पर कसने की बात है। अगर सरस्वती भारत में है और शिक्षा की देवी है, हमारी माताएं बहनें भी बैठी हैं, पढ़ी लिखी बच्चियां भी बैठी हैं, हमारे नौजवान बुद्धिजीवी साथी भी बैठे हैं। अगर सरस्वती शिक्षा की देवी है तो भारत में इतनी बड़ी अशिक्षा क्यों? सवाल है। अगर जिस देश में सरस्वती ही शिक्षा की देवी है वहां तो हर घर से डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तर्क कीजिए। क्षमता, तर्क की क्षमता हमारे लोगों का खत्म कर देता है दिन प्रतिदिन। अमेरिका आज विश्व का सबसे बलशाली, धनशाली देश है, और वहां पर लक्ष्मी कौन है जानता तक नहीं। और इस भारत देश में, मैं ऐसे कैलेंडर पर छपा होता है लक्ष्मी जी का फोटो, और उनके हथवा से खर 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 मारे असरफी की रही। मैं देख करके इस बात को समझता हूँ कि इतना असरफी गिरावत थी तो असरफिया जात कहाँ है?
अगर खरखर खरखर इतना सरफी गिरत है लक्ष्मी माई के हथवा से, तो आखिर वो रुपयवा पैसवा मुद्रवा जाति कहाँ है? माने लक्ष्मी माई गिरावत ही यहाँ चल जाता है अमेरिका। समझने की जरूरत है। अब आते हैं सही मुद्दे पर। इस मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि समय में ज्यादा तो नहीं ले रहा हूँ, ऐसा तो नहीं ना कि तो बात हमारे लोगों का, जैसे हमारे लोग राजनीति, हम लोग क्या कहते हैं, भैया सभी एक हो जा, सभी एक हो जा, यदा सरकार की गिरा देवल जाए। आज 72 साल से सरकार हम गिरा रहे हैं। किसकी? कांग्रेस, बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस। चाहते सब लोग हैं, SC ST OBC का हर नेता चाहता है कि कांग्रेस और बीजेपी, यानी जो 3.5% के ब्राह्मणों की पार्टी है, जो शासन और सत्ता में अपने आप को स्थापित किया हुआ है, संविधान पर कुंडली मार करके बैठा हुआ है, उसको हम हटा देंगे। मगर क्या हटा पाए? सोचने का सब्जेक्ट है, सोचने का विषय। हम विरोध तो करते हैं, मगर इससे यह सिद्ध होता है कि हमारा विरोध सही दिशा में नहीं होता है। हम विरोध करते हैं, मगर विरोध हम लोगों को करने भी नहीं आता है। आज ध्यान दीजिए, आज की जो परिस्थिति है, आज की परिस्थिति क्या है? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे लोग कहते हैं कि हम सांसद विधायक अगर चुन करके भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा हक और अधिकार मिल जाएगा। क्या SC और OBC के, अगर SC ST के देख लिया जाए तो 131 सांसद इस समय है। क्यों 131 सांसद हैं? और उन्हीं के नाक के नीचे किसानों का तीन बड़ा सबसे काला कानून, अब तक का सबसे काला कानून बना दिया गया, मगर ये दलाल और भड़वे एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं। अगर ये चाहते तो आज अगर अपना समर्थन वापस ले लेते तो ये 3 किसान बिल कल की कल वापस हो जाती, मगर नहीं। कारण है क्यों? क्योंकि आप लोग ध्यान दिए होंगे कि वोट देने का अधिकार हम लोगों को कब कैसे मिला? गोलमेज सम्मेलन पढ़ने की जरूरत है। और गोलमेज सम्मेलन, बाबा साहब अम्बेडकर जब जा रहे थे, गोलमेज सम्मेलन था और यही महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन का विरोध किया था। हमारे लोग कहते हैं राष्ट्रपिता है वो रंगीला, हम तो मंच से बोलते हैं गांधी रंगीला। वो राष्ट्रपिता कब कैसे बना? अभी गुजरात की हमारे संगठन बामसेफ संगठन से हम हैं, बामसेफ संगठन की हमारी एक छात्रा प्रकोष्ठ की बहन ने RTI लगाया कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि कब दी गई? कब दी गई? RTI से लिख करके आया, भारत सरकार ने लिख करके दिया कि इसकी जानकारी नहीं है। अब राष्ट्रपिता की उपाधि कब मिली नेताजी? ये भारत सरकार को ही नहीं पता है। और हम लोगों को क्या बताया जाता है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। जबकि आज जो वोट देने का अधिकार हम लोगों को मिला है, माताओं बहनों, ये बात आप समझ लो। अगर वोट देने का अधिकार हमको नहीं मिलता तो जो सड़क चौराहे पर हमको भरवा, नुनियवा, चमड़ा, पसिया यही ना बोलता है, वो आपके कदमों में आकर के गिरता नहीं। ये वोट देने की इतनी बड़ी वोट की ताकत है, मगर होता क्या है? इस बात को, इस घटना को मैं बता करके आप आगे बढ़ना चाहूंगा। फिर कोई और वक्ता होंगे तो फिर बुला लीजिएगा सर। जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में संविधान को प्रस्तुत करके बाहर निकल रहे थे, तो आचार्य सुचेता कृपलानी नाम का ब्राह्मण, नाम से बोल रहा हूं, आचार्य सुचेता कृपलानी नाम का ब्राह्मण गुजर रहा था। तो उसने कहा, अरे अम्बेडकर, आज तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हाँ, मैं आज बहुत खुश हूं। क्यों? क्योंकि मैंने जो जिंदगानी जवानी लगाया, अपने 4 बच्चों की शहादत कुर्बानी दिया, आज मैं कामयाब हो गया और अपने मूल निवासी बहुजनों को वोट देने का सबसे बड़ा अधिकार हमने दे दिया। क्यों? क्योंकि अब तक जो राजा होता था, तुम लोगों के रानी के पेट से पैदा होता था, रानी के पेट से राजा पैदा होता था, मैंने उसका ऑपरेशन कर दिया। अब हमारा मूल निवासी बहुजन, मूल निवासी बहुजन कौन है?
हमारे लोग जब बहुजन का नाम लेवा तो तड़ दे चूरकी गरम हो जाए, खाली चमरे हुआ हुआ थोड़ी खाली वो चमार। बहुजन का मतलब 85% बहुत जन, बहुजन हिताय सर्वजन सुखाय। ये तथागत गौतम बुद्ध ने नारा दिया है, आज का नहीं है। जिनके अनुयायी हमारे सुहेल देव, ये महाराजा सुहेल देव जी थे, उन्होंने नारा दिया था। उन्होंने कहा कि जिस दिन हमारा चमार, नुनिया, यहीर, भर, कुम्हार कोई भी अगर अपने वोट की कीमत को अच्छी तरह समझ जाएगा तो अब राजा रानी के पेट से नहीं, बैलेट बॉक्स से राजा पैदा होगा और हमारे बहुजनों का राजा पैदा होगा। ध्यान दीजिएगा, आचार्य सुचेता कृपलानी नाम का ब्राह्मण बोला, क्योंकि जो समझदार होता है वही बात समझता है। आचार्य सुचेता कृपलानी नाम का ब्राह्मण बोला, हाँ अम्बेडकर ये बात तो सही बोल रहे हो, मगर तुम लोगों का वोट हमारे लोग खरीद करके राजा बनेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, हाँ ये भी बात सही है, क्योंकि आप लोग हमारे मूल निवासी बहुजन को, चमार को, भर को, नुनिया को, लोहार को बद से बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया, शिक्षा से दूर किया, जमीन जायदाद से दूर किया, हमारे लोगों को अनपढ़ गंवार रखा, पेट भरने तक की व्यवस्था हमारे लोगों के पास नहीं रही। हाँ ये बात सही है, मगर जिस दिन हमारे लोग अपने वोट की कीमत को पहचान गए और सही जगह अगर अपने वोट का प्रयोग करने लगे तो तुम जैसा भिखारी भी इस देश में नजर नहीं आएगा। साथियों, होता यही रहा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये नारा किसने दिया? बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब ने दिया। ये किसी पार्टी की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, बात ध्यान दीजिएगा, ऐसा मत समझ लीजिएगा कि कहीं बहुजन समाज पार्टी उठी की सुनाना हुआ। मैं पार्टी का नहीं हूँ, मैं वामसेव संगठन का हूँ और मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ सामाजिक बात बता रहा हूँ, हक और अधिकार की नेता की बात बता रहा हूँ। इस बात को ध्यान समझना बहुत जरूरी। साथियों, होता यही आया, मगर जब मान्यवर कांशीराम साहब आते हैं तो उन्होंने नारा दिया, क्या नारा दिया? वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये 1980 के दशक की बात है नेताजी। उस समय इंदिरा गांधी यानी 1931 में जो जाति आधारित गणना हुई थी साथियों, ओबीसी की जो जाति आधारित गणना कराई गई और अब तक 72 साल हो गया, मगर अब तक भारत में ओबीसी की जाति आधारित गणना नहीं कराई गई। तो साथियों, इस बात पर भी बताएंगे, बात चर्चा को रखेंगे। तो हुआ क्या, जब मान्यवर कांशीराम साहब ने नारा दिया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इंदिरा गांधी यानी ब्राह्मण जो 3.5% की संख्या में भारत में है, 5 राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। बड़ा दुख तो तब होता है साथियों, हम ओबीसी 85%, हम लोग SC ST ओबीसी 85% में कहे जाते हैं, मगर हमारी एक भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं है। हुआ क्या, जब नारा दिया मान्यवर कांशीराम साहब ने तो ब्राह्मणों का काम खड़ा हो गया। उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। इंदिरा गांधी ने कहा कि अगर ये बहुजनों को, अगर कांशीराम साहब जगा दिए और हम लोगों को ये वोट अगर देना बंद कर देंगे तो हम लोगों का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। उसी समय जापान में जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनी है साथियों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को वहां की सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था और इस आधार पर बैन कर दिया था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। कहने का मतलब कि इसमें घोटाला हो सकता है, होता है। इस आधार पर वहां की सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बैन कर दिया। इंदिरा गांधी ने अपने IAS की टीम भेजा और बोला कि पता करो ईवीएम को वहां की सरकार को कोर्ट ने क्यों बैन कर दिया। तो वो गए तो रिपोर्ट दिए, वहां का जजमेंट निकाले और रिपोर्ट दिए कि वो इस आधार पर यहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया है कि ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। तब इंदिरा गांधी ने कहा कि तब तो हमारे काम की चीज है, लाओ भारत में। तब इंदिरा गांधी ने कहा तब तो हमारे काम की चीज है, क्योंकि साथियों वोट हम बहुजनों के पास है और रुपया
उन 15% वालों के पास है। तो खरीदता वही आदमी है जिसके पास जिस चीज की कमी होती है। तो पैसा हमारे पास कम है, पैसा आने नहीं देते, और वो हमारे पास है तो खरीदते वही है। और हमारे लोग वोट कैसे खरीदा जाता है इसके जिम्मेदार भी हमारे लोग हैं, क्योंकि आरएसएस की जो शाखाएं हैं उस शाखा का हमारे लोगों को पता ही नहीं है। ये जो इतने कोई साथी बुरा मत मानिएगा, कोई भक्ति उक्ति करते होंगे तो बुरा मत मान लीजिएगा। मैं इस बात को बता रहा हूँ कि भारत में जितने बड़े बड़े मंदिर हैं, सारे मंदिरों में हमारे लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं। किस नाम पर? हमारी रक्षा होगी, स्वर्ग मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, यही टर्म होता है कि स्वर्ग मिलेगा। मैं आज तक समझ नहीं पाया कि अगर ईश्वर और भगवान है तो फिर उस बीच में दलाल की क्या जरूरत है? थाने पर जब हम जाते हैं तो भैया तेरी दलाले से बचिएगा, थाना के देवलिया पर लिखल रहा कि दलालों का प्रवेश वर्जित है। हमने क्या करी ना, दलाल के मोटरसाइकिल पर बैठा के बकायदे लिया के जितना घर का परिवार हो वो एकदम गोड़ परी है, बाबा के आश्रम से बैठे हैं। जानते हो कि भगवान का दलाल हो, मतलब भगवान का दलाली, मतलब वो कही है तो भगवान के सुनिए, नहीं तो भगवान बोलो तो भगवान हमान का ना हो। जब हम लोगों को दलाल से वंचित रखना है, रहना है, तो फिर हम जानबूझ करके इन दलालों को क्यों बुला लेते हैं? अब जो मंदिर में हम चढ़ावा चढ़ाते हैं वो मंदिर का चढ़ावा आरएसएस के पास जाता है, और आरएसएस के द्वारा, बीजेपी के द्वारा 500 रुपया और 2 किलो मुर्गा पर हम लोगों का वोट बिक जाता है। अमेरिका, चीन, जापान, थाईलैंड में अगर चुनाव होता है तो चीन, जापान, थाईलैंड में जब चुनाव होता है तो वहां की इतनी जागरूक जनता है कि वहां का जो घोषणा पत्र होता है ना साथियों, जो पार्टी घोषणा पत्र जारी करती है तो घोषणा पत्र लेकर के पढ़ते हैं, और कौन देश की तरक्की और देश के लोगों के लिए कौन सबसे बेहतर किसके पास योजना है वो जनता उसको वोट देती है। और हमारे भारत में क्या होता है? हमारे भारत में ठीक उसका उल्टा होता है। जैसे ही चुनाव आता है, माला रमेश भैया आगे अगर चुनाव लड़ का कहे इनकर काम मैनिफेस्टो है, जैसे जनता से कौनो मतलब ना, कौनो मतलब ना, 74 साल होगा कौनो मतलब ना। काम मतलब रही, मान लीजिए सांसद जैसे सपा बसपा या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का जब कैंडिडेट आता है तो हम लोग का कहें अरे फलाने पार्टी वाले आ रहे हैं तो पूरे मोहल्ला बजे 20 किलो मुर्गा या 4 पेटी दारू भेजौले रहा है। अब जब 20 किलो मुर्गा या 5 पेटी दारू तो समझ जाना बस बेटा इतने तुम्हारे औकात हो। कारण एकदम चिंता मत कीजिए, अभी 20 पेटी दारू और 20 किलो मुर्गा भेजवा देंगे, क्या चिंता है? हमारे लोग कहे हाँ ये सही नेता है, यानी हम अपनी समस्या के हम खुद जिम्मेदार हैं साथियों। तो नेताजी लगता है आ भी चुके हैं। तो साथियों जो हमारी समस्या है हमको चिट दे। हेलो, बाइक जितने भी लिए हैं लड़के लोग रिसीव करने के लिए खरियानी चल जाए। अपनाई वही के कट लगी तो कट यार 74 साल से कट लगत चल जाओ। तो साथियों हमारे बामसेब का कैडर है भैया, आज जब 2 घंटा 3 घंटा बैठा के कैडर देवल जाला, खाली समाज हम तैयार कैल जाला, राजनीति ना कैल जाली हमारे कि जब समाज तैयार हो जाए तो खुद समझ जाए कि राजनीति कैसे करे के हो। अब आप बतावा जब 15% का शासक वर्ग हो, अब इधर मतलब सामान्य सीट हो जाए घिनापुर में तो का केहू ठकुराने जाए के केहू भर कहले कि फलाने के वोट दिया, बोला भैया क्यों कहले का माता बहन लोग क्यों कह पाई जाए के क्यों कही ना कही। तो साथियों होता क्या है कि हम लोग नहीं कह पाते। क्यों नहीं कह पाते? इसलिए नहीं कह पाते क्योंकि वो राजनीतिक रूप से जगा हुआ है, वो बात समझता है कि कब वोट करना चाहिए, कौन हमारे लिए काम करने वाला है। मैं इसका उदाहरण आप लोगों को देता हूँ। बीपी सिंह की जब सरकार बनी, जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो उस समय ओबीसी के जितने देश के नेता थे
तो सारे नेता इकट्ठा हो गए और टेक्निकल चीज मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, के लिए अधिकार पाने के लिए नेता साधन मात्र होता है, मगर हमारे लोग साधक मान लेते हैं, तब हमारे लोगों का सत्यानाश हो जाता है। इस बात को मैं उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं। जब जनता पार्टी की सरकार बनी, जिस समय पूरे भारत में ओबीसी के नेता और एससी के नेता एक साथ एक मंच पर आ गए थे और ओबीसी की जाति आधारित गणना कराई गई, जाति आधारित गणना कराने के लिए मांग उठाई गई और जो मंडल कमीशन लागू हुआ, मंडल कमीशन लागू कराने के लिए, अब क्योंकि मंडल कमीशन क्या होता है हमारे पिछड़े लोगों को ही नहीं पता। मंडल कमीशन क्या है? मंडल कमीशन में हम ओबीसी के लोगों के हक और अधिकार की बात लिखी गई है और जब हमारे नेता उसमें लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान, मुलायम सिंह यादव, कांसीराम साहब ने जब हुंकार भरी तो उस समय पिछड़ों के नेता देवीलाल चौधरी, उनको देश का प्रधानमंत्री बनना था, मगर जो शासक वर्ग होता है 15% का, छल कपट में बहुत आगे होता है, वो धोखा देने में माहिर होता है और हमारे लोग धोखा खाने में माहिर होते हैं। साथियों, धोखा दिया बीपी सिंह चौधरी, ये जो बीपी सिंह ताऊ को लीडर बना करके जो ऊपर चढ़ गया और प्रधानमंत्री पद का दावेदार हुआ देवीलाल चौधरी। तो जब सरकार बनी, जब प्रचार प्रसार चल रहा था, जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री पद के दावेदार घोषित कर दिए गए तो यही 15% के लोग रोड पर नारा लगाते थे। क्या नारा लगाते थे? अरे राजा नहीं फकीर है और देश की तकदीर है। ये 15% के लोग रोड पर नारा लगाना शुरू कर दिए। कौन सा नारा? अरे राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। और बहुमत के साथ बीपी सिंह की जब सरकार बनती है, सरकार बनने के बाद जिस मंडल कमीशन के दावे को लेकर के जो साथी रिसीव करना है माननीय नेताजी को, वो हम लोग जाएं और हमारे नेताजी को रिसीव करके मंच पर बैठाने का काम करें और शांतिपूर्वक जो है कि आप लोग निकलें। जो हमारे बाइक वाले साथी हैं या जिनको कार्यक्रम जिनका सुनियोजित कर दिया गया है कि वो लोग बाइक रैली के साथ जा करके नेताजी का स्वागत करते हुए लेकर के आएंगे, वो साथी अपने काम पर लग जाएं। बाकी हम लोग कुछ चर्चा पर चर्चा करते हैं तब तक। साथियों, जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने तो जो मंडल कमीशन यानी जो पिछड़ों के अधिकार को लागू करने की बात थी वो ठंडे बस्ते में डाल दिया। तब मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा, देवीलाल चौधरी को ताऊ कहते थे, मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा कि अरे ताऊ, पिछड़ों का कम से कम हक अधिकार तो ले लो, मंडल कमीशन तो लागू करा लो। बीपी सिंह चुप बैठ गया है। तब देवीलाल चौधरी मंडल कमीशन लागू कराने के लिए, आप लोग नारा भी सुने होंगे, नारा चला कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। ये नारा चला साथियों। और देवीलाल चौधरी बड़ी रैली जो है कि ऑर्गेनाइज किए और उसमें जो है कि माननीय कांसीराम साहब को जाना था। तो बीपी सिंह सोचा कि अगर ये सारे पिछड़े फिर एक हो गए तो मेरी तो सरकार ही चली जाएगी। तो उसने क्या कहा, अरे भाई ठीक है, मैं मंडल कमीशन लागू करता हूँ। तो मंडल कमीशन की क्या सिफारिशें थी साथियों? बड़ा दुख कहना पड़ता है, बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे पिछड़े समाज के न माताओं बहनों को पता है, ना हमारी समाज की जो पढ़ी लिखी बच्चियां हैं उनको पता है, ना हमारे समाज का पढ़ा लिखा डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, उसको भी मंडल कमीशन की कौन कौन सी सिफारिशें थी आज तक पता नहीं। मंडल कमीशन में सिफारिशें थी कौन कौन? शिक्षा में आरक्षण, नौकरी में आरक्षण, व्यापार में वरीयता और शिक्षा में जो आरक्षण था वो सबसे बड़ा, बहुत बड़ा हम लोगों के विकास का मील पत्थर साबित हो सकता था। मगर ये शासक वर्ग बहुत चालाक और शातिर होता है। बीपी सिंह सारी कुछ बात करते हुए भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए हमारे नेताओं के जैसे देवीलाल चौधरी, मान्यवर कांसीराम साहब, रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव के दबाव में
अपनी कुर्सी बचाने के लिए सिर्फ मंडल कमीशन की 4 सिफारिशों में सिर्फ एक सिफारिश लागू किया। क्या नेताजी? नौकरी में आरक्षण। और सिर्फ नौकरी में आरक्षण ही लागू किया। मैं इस बात पर बता रहा था कि जो शासक वर्ग होता है वो अपने अधिकार को जानता है, नेता को नहीं जानता। नेता को तो सिर्फ उद्देश्य मात्र का साधन बनाता है। जैसे ही पिछड़ों का एक अधिकार सिर्फ लागू हुआ, यही 15% का शासक वर्ग और यही भारतीय जनता पार्टी मिलकर के समर्थन वापस ले लेती है। और क्या हुआ? जैसे ही पिछड़ों के लिए सिर्फ नौकरी में आरक्षण लागू हुआ, यही जो 715% के लोग जो कभी उसी बीपी सिंह के लिए नारा लगाते थे कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, सिर्फ पिछड़ों को एक अधिकार मिल गया, इनके पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होने लगा, दिमाग में चकाचौंध होने लगा, यानी वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ, रोड पर उतर गए, आगजनी शुरू हो गई और नारा बदल गया। क्या नारा बदल गया? वो जो नारा लगा था चुनाव के समय में कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, और जैसे ही हम पिछड़ों को सिर्फ एक अधिकार क्या मिल गया, इन 15% के लोगों के पेट में जो है कि जलन और बदहजमी होने लगी, नारा क्या बदल गया? अरे राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है। ये राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है। अबे भाई, अरे अधिकार तो मिला पिछड़ों को, तो इसमें देश का कहां से नुकसान हो गया? जैसे झूठी राष्ट्रभक्ति भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। क्यों करते हैं? भारतीय जनता पार्टी माने कुछ नहीं, आरएसएस, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। इसकी मैं पोल खोल करके बताता हूँ आपको। RSS, RSS 3 शब्द है, मगर हिंदी में उसको कैसे बताते हैं? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। आर के बाद 3 एस होना चाहिए था, मगर 2 एस। ये समझने की बहुत जरूरी समझना है। इसका RSS का फुल फॉर्म जो है रेशियल सुपर सिस्टम, यानी धार्मिक उच्चता। और वो क्या बोलता है? ये राष्ट्रीय स्वयं से देश का सबसे बड़ा भक्त संगठन है। पुलवामा में हमला करवाया, हमारे शहीद मारे गए, SC OBC के हमारे जवान मारे गए। आज तक इतना बड़ा देशभक्त है कि आज तक पुलवामा की अभी तक CBI जांच नहीं होने पाई, और इस सरकार ने लिख करके दिया। कौन? जो सबसे बड़ी देशभक्त पार्टी अपने को बनती है, उसने लिख करके दिया कि हम पुलवामा की CBI जांच कराने के पक्ष में नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर CBI की जांच हो जाएगी तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ यही सब बचने वाले हैं। क्यों? मैं ये मंच से बोल रहा हूँ और दावे के साथ बोल रहा हूँ कि पुलवामा का घटना, पुलवामा का जो आतंकी घटना अपने निजी स्वार्थ के लिए, चुनाव जीतने के लिए, इस देश को चकमा देने के लिए, देश के मूल निवासी बहुजन को चकमा देने के लिए हमारे नौजवानों शहीदों को शहीद करवा दिया। इस देशद्रोही पार्टी है ये देशभक्त पार्टी नहीं है। ये बात हमारे लोगों को समझना होगा। मगर क्या करिएगा राजनीतिक निजी स्वार्थ में? अभी देखिए जो पीछे चुनाव हुआ था, हमारे छोटे नेताओं को एक साथ मिलाया, मंत्री पद का लालच दिया, देने के बाद सरकार बनाया, सरकार बनाने के बाद गाय बछड़े को सब खेती नुकसान करवाया। अगर जो आवाज उठाया उसको पार्टी से निकाल के संगठन से, अपने मंत्रिमंडल से बाहर किया। जैसे हमारे नेता माननीय प्रकाश राजभर, मैं ये कहता हूं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ही सब सत्यानाश का जड़ है, तो मैं आप लोगों के माध्यम से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से भी ये मांग करता हूं कि अपने पार्टी के मैनिफेस्टो में और अपने भाषणों में EVM का विरोध शुरू करें। क्यों? हमारे लोग पहले, हमारे माई बहन लोग कथा सुनावत, कहानी, जब लड़कवा सोचा तो कहानी सुनावत। का सुनावत? एक थे जादूगर रहल, तो ये लड़को, ये बाबू, ये बहिनी उस जादूगरवा के केहू कतनो मारे मरे ना। तो लड़कवा को कहा, अच्छा माई ना मरे,
ना ही वो ना मरे, ओके कट्टा से मारे, गोली से मारे, लाठी से मारे, वो जादूगरवा ना मरे। कहना काहे ना मरे माई? कहना ये बाबू वो जादूगरवा के जो जानवर रहल ना, एक पिंजरा में सुग्गा पालल रहल, वही सुगवा में ओकर जान रहल। तो मारा जादूगरवा के और ओकर जानवा वो पिंजरवा में रहे, तो सुगवा की क्यों मरबे ना करे? तो वो का भैया कि मरबे ना करे, तो जब ना मरा तो का भैया तो कैसे मरल माई? तो लड़कवा को सवाल कर, ये माई तब कैसे मरल? ये बाबू एक थे बहुत समझदार जानकार आदमी रहना, उनके जानकारी हो गई कि एकर जान जीवन हो वो पिंजरवा में जीवन बंद सुगनवा हो, सुगवा वही में हो। तो तू का कहना कि जाए के पिंजरवा खोल के और सुगवा के पकड़ के नटैया ऐंठ के मुड़ेर के फेंक देना, मर गया जादूगरवा, मर गया जादूगरवा, मर गया। तो आज हाई जीवन नरेंद्र मोदी जादूगरवा हो ना, ये जुमला चुमला झूठ झूठ बोलत है, एकर जान वही ईवीएमवा में आया। हमारे माता बहन लोग आया, हमारे भैया लोग, ओकर जान वही ईवीएमवा में हो। खाली ईवीएमवा के लोगन बंद करवावा मिल के ही अपने आप खत्म हो जाई। आई सरवन भैसवन से हमारे को मुक्ति मिल जाई है भैया। आई खेतिया की रस्तिया कम से कम कुछ बच बचा जाई, नहीं तो आई हम 3 कानून लिया ना, जैसे बहुत बड़ा सत्यानाश होने वाला है। और जो 200 किसान बेचारे मर गए ना। आज भारत में बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है साथियों कि आंदोलन आर्टिकल 19 से, संविधान के आर्टिकल 19 में ये अधिकार है, प्रावधान है, ये मौलिक अधिकार है कि अगर हमारे पास कोई समस्या आती है, सरकार की नीतियों से हम परेशान होते हैं, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है, तो हम उस समस्या को रोड पर जुलूस के साथ अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, ये हमारा मौलिक अधिकार है। मगर ये सरकार संविधान को खत्म करने पर तुली हुई है। संविधान को खत्म करना क्यों चाहती है? क्यों? क्योंकि ये जो हम बोल रहे हैं ना, और ये जो प्रकाश राजभर जी यहाँ आ रहे हैं ना, ये संविधान के बदौलत। क्यों नेताजी? नहीं तो कुल मार के जर्सी उर्सी फाड़ देता कहिए। अब यही पहले तारीख का घटना ऐसे बताए दे, जीवन हाल हमारे राजभर भाई लोगों का। सर मेरा नाम है, मैं एमएन जानकी डिवीजन चला रहा हूँ। आप जो ये बिल बता रहे हैं, बार बार भटक जा रहे हैं, ये कृषि बिल है क्या? हाँ, बताते पूछ रहे हैं। ठीक है, बताते हैं किसी को थोड़ा सा ये बात बता करके कृषि बिल की तरफ जाते हैं। वो किसान कृषि बिल है क्या? साथियों, अभी 1 तारीख को मऊ में ये जो करणी सेना जो आरएसएस का एक संघ है, भैया हो जीवन गति तो आज तेवन गति हमार, जीवन हाल राजभर का हुआ हाल नोनिया चौहान का। तो हम लोगों मराठ कुटात पिटा था, हम लोग भैया मराठ कुटात पिटा थी, तो हमने चाहिए भैया एक साथ आ जाए ना, तो जीवन आई मारा पीटा वाले हम यहाँ के कूटर आए हम हो जाए। अब भाई नहीं देखला 1 तारीख का घटना, समाजवादी पार्टी के एक से महेंद्र चौहान जिला प्रदेश सचिव हुआ, वो बेचारे के कुल वही कलेक्टरी चौराहे पर पुलिस के सामने, यानी संविधान के रहते हुए दौड़ा के कुल पिटवा। जब पीट गई ना तो दारा सिंह चौहान हमारे दलाल हो, भाजपा में दलाली करत हो, वो एक शब्द ना बोलना, उनके कुछ फटुआ पर जूता उता से मरना ठुकना, तो समाज जो उनकी घुसियाए गए। घुसियाए के 9 तारीख के मऊ में हम आने कम से कम 10,000 लोग इकट्ठा भयल गए और ओकरी पर गुंडा एक्ट लगवावल गए। यानी संविधान रहते हुए ही हाल है, जौने दिन खत्म हो जाए वो दिन का हाल हुई, इहो बात समझे। और कृषि बिल देखिए, 3 किसान का जो कानून काला बिल लाया गया है वो कितना खतरनाक और षड्यंत्रकारी है। यही बात करके मैं अपनी बात को विराम दे दूंगा, क्योंकि तब तक नेताजी भी आ ही जाएंगे। साथियों, जैसे फार्मिंग एग्रीमेंट, मैं पहली बिल बता रहा हूँ, फार्मिंग एग्रीमेंट यानी कि जो खेती जो एग्रीकल्चर है उसको ये सरकार जो है वो निजीकरण यानी प्राइवेट हाथों में देने जा रही है। कैसे देने जा रही है? जैसे जब नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, अगर जान लीजिए जितनी अच्छी अगर बात बोलती है, इसका मतलब समझ लीजिए, एक मंत्र बता रहा हूँ,
एक बात बता रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस अगर अच्छी बात बोलती है तो समझ लीजिए कि वो पूरा करने वाली है। पहली बात ये जान लीजिए, अगर अच्छी बात बोलती है तो इसका मतलब आप तुरंत समझ लीजिए कि इसके विरोध में काम होने जा रहा है। किसानों को कितना मिले भैया? 2000 रुपया, 5 किलो अनाज। यानी हमारे लोगों का औकात इतना तक ला करके सब खड़ा कर दिए कि हम 5 किलो अनाज भी खरीदने, मैंने अपना पेट पालने के लिए 5 किलो अनाज भी पैदा करने के लायक बचे नहीं। इससे तो यही सिद्ध हो गया ना सर, 5 किलो अनाज जो सबको सरकार दे रही है, इसका मतलब यह हो गया कि 74 साल में आज का जो परिवेश है, उस परिवेश में हम 5 किलो अनाज भी खरीदने के लायक नहीं बचे हैं। लेकिन हमारे माई बहन लोग का कही, अरे जान देता इनसे बढ़िया के 5 किलो अनाज वो मिल जाता, 2000 रुपये वो मिल जाता। अब चूंकि इनकी भी गलती नहीं है, इसलिए कि इनको हक और अधिकार क्या होता है इसकी तो जानकारी ही नहीं है। किसान को जैसे ही वो 2000 रुपया 5 किलो अनाज दिया, उसके विरोध में साल भर पहले ही अडानी अंबानी का गोदाम बनना शुरू हो चुका था। फार्मिंग एग्रीमेंट क्या है? जैसे मान लीजिए जो प्राइवेट कंपनी होगी, अडानी अंबानी रिलायंस की जो कंपनी होगी, वो उसकी शाखा होगी और वो आपके बीच में सर्वे करने वाले प्राइवेट कंपनी वाले में आएंगे। तो पूछेंगे कि दादा 1 बीघा में साल भर में कितना बचा लेगा? कहिए ये बाबू को, हे बच्चों, हे बेटा थोड़ा शांत बैठो, थोड़ा शांत बैठो बेटा, ध्यान से सुनो बेटा, कुल खेती जाए वाली है बेटा, तो इसे ध्यान से सुना, नहीं तो हम जानना जरूरी। तो साथियों, फार्मिंग एग्रीमेंट के तहत क्या है? तो पूछेगा कि दादा 1 बीघा में कितना साल भर में बचा लेगा? कहे बाबू ऐसा है कि कुल खाद पानी अगर काट उठ के 30,000 रुपया साल का बच जाएगा। बस 30,000? अरे हम तो 60,000 दे। और बोला दादा कहे अरे तो 1 नंबर का काम होगा, कुछ ना करेंगे परी। तो ऐसे ना वो कहेगा कि वो खेत जो है कि एग्रीमेंट करा, एग्रीमेंट आप कंपनी के नाम करेंगे, तो फिर इतना ना वो कहे अरे इतना ना जीवन आप कमवा करवा ना ओकर अलग से मिली, कल तो सोने पर सुहागा होगा, 1 नंबर का काम। खेती को 60,000 मिलवे करी और जीवन काम करब वो मिली। लेकिन साथियों वो कब देगा? जब आप उसके साथ एग्रीमेंट करेंगे। और जब एग्रीमेंट करेंगे तो यह नेचुरल प्रकृति का नियम है कि जो आया है उसको जाना है, मरना तो तय है। अगर 45 साल 50 साल की उम्र में अगर आपने एग्रीमेंट किया, तो जब आप मरेंगे तो वो जो जमीन होगी वो आपके बेटे के नाम वापस नहीं जाएगी। वो कंपनी के साथ चूंकि आपने एग्रीमेंट किया, उसका मालिक कंपनी हो जाएगी। नहीं तो आज का होता है बाबू माई मरत हवा तेरा ही बीतो न चाहे मत बीतो, लेखपाल साहब कहाँ आवा नकल निकलवाओ थे, पट दे हमारे नामे जमीन कर। यह भी अधिकार खत्म हो जाएगा। आने वाली जो पीढ़ी होगी वो यह समझ भी नहीं पाएगी कि हमारे बाप 2-4 बीघा जोतत रहना कि ना जोतत रहना। और ये योजना बहुत तेजी से की जा रही है। और किसान जो आंदोलन कर रहा है, ये जान लीजिए कि हम लोगों को पुनः जमीन से बेदखल करने की ये बहुत बड़ी योजना है। और योजना ऐसे नहीं है, क्योंकि जो शासक वर्ग है वो शासक वर्ग संविधान को खत्म करना चाहता है। वो इसलिए खत्म करना चाहता है क्योंकि जो आज पढ़ने का अधिकार, राजनीति करने का अधिकार, हक अधिकार के लिए आवाज उठाने का अधिकार, हमारी माताओं बहनों के लिए अधिकार, पढ़ने लिखने का अधिकार आप लोगों को नहीं था, हमारी बहन बेटियों को पता ही नहीं। क्योंकि अभी हमारे लोग क्या करते हैं, रामायण का भैया शूद्र गंवार ढोल पशुनारी सकल तारना के अधिकारी लाउडर लगा लिए। अब चूंकि शूद्र गंवार ढोल पशुनारी सकल तारना के अधिकारी, ये पता ना कहीं कौन का हो। अब चूंकि देखा हमारे लोग लिया किया है तो वो संस्कृत में कुल बात पंडित बाबा बोली है, आज जब पैसा ले रही तो कहीं हाँ 500 रुपया दे दा, ओके संस्कृत में ना मांगे काहे तू जाना ना इसको वैसा ना समझी, जौन बोलनी समझबो ना कैला। और जब माल लेवे का बात आई तो कहिए कि 501 रुपया निकाला जजमान। जजमान ध्यान दीजिए क्या शब्द हमारे मेश्राम साहब कहते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब कहते हैं कि शब्द ही हथियार है, शब्द ही हथियार है। वो क्या बोलता है, जजमान
यानी तू मुझको निर्णायक मान, अपना निर्णायक मान। और हमारे लोग जौने में हमारा राजभर, चौहान, अहीर, हमारे भाई लोग एकदम कपारे पर लेके ढोत हैं। आज ओबीसी की थोड़ी सी जागृति बढ़ी है। आज मैं जो बोल रहा हूँ, वो साहब मंच पर बैठे हैं, हम मान रहे हैं कि सुहेल देव जो है कि वो सिर्फ राजभर हमारे भाई, राजभर हमारा भाई है, चमार हमारा भाई है, यादव हमारा भाई है, हम ही मूल निवासी हैं, हमारे ये महापुरुष हैं। तो जब तक हम सब मिल के आएंगे तब ना। हम तो अलग अलग, अब जैसे माला चौराहे पर राजभर जी मार गई ना, तो चौहान जी जात हम वो तो भरे का मामला, हम हमसे का मतलब। तो पहले जब चौहान का नंबर आएगा तो वो राजभर जी पिटा रहा, तो चौहान जी तो बोलना ना एक को बेर, तो जब ना बोलना तो वो धीरे से वो जनवा पिटा रही, तो एक बार बोला लगा का वो रास्ता पकड़ना। तो यादव जी गुजरना करा रहे, तो भर चमारन का मामला है, हमसे का मतलब। और जब वो कुटाए शुरू भई ना, तो भर या चौहान का भैया हम से का मतलब, वो अपन निपटी है। और लेकिन मैं एक बात, बहुत टेक्निकल बात बता के अपनी बात को ही खत्म करूंगा। जैसे जो जगा हुआ समाज है, जगा हुआ समाज कौन है? जगा हुआ समाज 15% का जो शासक वर्ग है। देखिए आज भी हम लोग नहीं समझ पाए कि शासक वर्ग कौन है, शोषित कौन है। शासक वर्ग कौन है, शोषित वर्ग कौन है? हम 85%, बड़ा विडम्बना, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है नेताजी कि हम 85% शोषित वर्ग हैं और 15% शासक वर्ग है। जबकि लोकतंत्र में होना चाहिए इसके विपरीत, जिसका संख्या ज्यादा है। इसीलिए तो माननीय कांशीराम साहब ने नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस नारा से आरएसएस घबरा गया, बात आ गई। अब ओबीसी की, हमारे लोगों को पता नहीं है ना कि ओबीसी की जाति आधारित गणना होता तो क्या होता। जब ओबीसी की जाति आधारित गणना अब तक नहीं हो पा रही है, क्यों नहीं करवा रहे हैं ये लोग, जबकि हम लोग बराबर मांग करते हैं। मैं आप लोगों के, तो हमारे समाज के जो हमारे नेता लोग बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से इस बात को रखें कि अगर आप हमारे नेता हैं तो आप ओबीसी की जाति आधारित गणना की लड़ाई आप शुरू कर दीजिए। ईवीएम के विरोध में, बैलेट पेपर के पक्ष में आप लड़ाई शुरू कर दीजिए। देखिए पूरा 85% आपके साथ आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि अब धीरे धीरे बाबा सिरवा का दर्दिया बुझात क्यों नेताजी, जो बाबा सिर रहा ओकर दर्द धीरे धीरे सबके बुझात है। ओबीसी की जब जाति आधारित गणना हो जाती तो होता क्या, ये क्यों छुपा के रखे हैं लोग, क्यों नहीं होने देते हैं? अगर ओबीसी की जाति आधारित गणना हो जाती, जैसे अहीर की संख्या अगर मान लीजिए 6% होती तो 6% इनका भी कोटा रिजर्व हो जाता। लोनिया की संख्या अगर 5% होती तो 5% यानी 5% इनका भी रिजर्व होता। भर राजभर की अगर संख्या 5% या 6%, मैं उदाहरण देके बता रहा हूँ क्योंकि अभी गणना नहीं आया है, वो हो भी नहीं सकता, उसकी लड़ाई अभी चल रही है। तो इससे होता क्या, जब ओबीसी की जाति आधारित गणना होती तो सबकी संख्या का पता चल जाता। तो जब सबकी संख्या का पता चल जाता तो सबकी उतनी सीटें शिक्षा में, राजनीति में, नौकरी में उतनी सीटें रिजर्व हो जाती। जैसे आप लोग जब ट्रेन में चढ़ते हैं तो मान लीजिए यशवन में 13 नंबर की सीट आपकी रिजर्व है, तो कोई अगर उस पर बैठा है तो आप जब जाते हैं तो पहले यशवन डब्बा में आप हलवा तो 13वें नंबर पर जाइबा, कहा हे भैया हमारी यशवन 13 हमार हो, ये हमार सीटिया छोड़ दा। तो कहता था कागज दिखावा तो बताइबा तक हमारा टिकट हो। यानी आरक्षित सीट के आरक्षण को हमारे लोग आज तक समझ ही नहीं पाए। आरक्षण है क्या? आरक्षण प्रतिनिधित्व का मामला है, नेतृत्व का मामला है, मगर उसको सिर्फ नौकरी से जोड़ करके शासक वर्ग दिखाता है। क्यों? क्योंकि हमारे लोगों को जानकारी नहीं है। तो जब सबके अलग अलग मिल जाते तो 5% ये ले लेते, 6% हम ले लेते, 7% ये ले लेते, 8% ये ले लेते, तो हर साल भर, राजभर, चौहान, लोनिया, अहीर का साथ आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर हर साल निकलते। मगर बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि अगर थाने पर चल जाइबा तो एक होमगार्ड ना मिली, सिपाही दरोगा कथा बातें छोड़े, एक होमगार्ड नहीं नजर आता है। अब ओबीसी में थोड़ा सा हमारा जब यादव भाई थोड़ा सा जगह तो जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो ये जो शासक वर्ग था कहना तो ये भैया राजभर जी
हाँ भैया। तो और बड़का लड़का का करना कहा भैया कोनो काम धंधा हो ना हुआ ईटा गारा वाला काम कहना का करवा हो जब से आई मुलायम अखिलेश का सरकार भई ना कूल ये हीरोए भर गई। अब हमारे राजभर चौहाने के तो पता है ना कहना हाँ पंडित जी बाबूजी सही है कहत हो। अब इनके विरोध में हो गई। अब शेड्यूल कास्ट में पासवान जी के घर गई ना कहा ये भैया पासवान जी हाँ भैया थोड़े छोटका लिखवा का बाबू कौनो रोजगार धंधा बिजनेस के देखता हुआ खेती बाड़ी चला हो का करवा जब से मायावती बहनी ने कोल चमरना के भरे दे आपस में हमारे लड़ गई। लड़ाई के है और लड़ाई के कहाँ है हम लड़त कहाँ है। जैसे मान ला आई नेताजी का पेन हम माला ले लेने नेताजी का पेन हम ले लेने आई अब झगड़ा करे उनसे तो पेन मिली भैया पेन मिली। अरे पेन तो हम ले ले हैं और लड़त हम उनसे तो कैसे मिली। ठीक वही हाल आज हम लोगों की हो गई। सन 2010 में कार्मिक मंत्रालय से शरद यादव जी ने रिपोर्ट निकलवाया कि हम पिछड़ों मतलब हमान अहीर चौहान राजभर लोहार बढ़ई मौर्य सब 27% का आरक्षण मिला। जब मंडल कमीशन लागू भैया तो 27% जब मिला तो 27% में कार्मिक मंत्रालय से शरद यादव जी ने रिपोर्ट निकलवाया कि अगर 27% मिला है तो अभी तक लागू कितना हुआ मतलब कितने हमारे लोग लाभान्वित हो चुके हैं। कार्मिक मंत्रालय की साथियों रिपोर्ट आई 5.9% मिला। कितना 27% मिलना चाहिए था कितना 27% मिला कितना 5.9%। मान लो कि अगर सीधा कह दे जाए तो 6%। मात्र अब तक अहीर चौहान राजभर मौर्य लोहार बढ़ई खाली 5.9% कुल मिलाई के IAS IPS डॉक्टर मास्टर SP कप्तान जितना इतने में भाई ना तो 21% बच्चे ले ले आज ने हमने समझ पौली 21% वही शासक वर्ग लिया हुआ है। आज अगर आप निगाह उठाकर देख लीजिएगा तो जो टॉप 1 का अधिकारी DM कलेक्टर SP और कप्तान थानेदार है या तो 1 नंबर पर ब्राह्मण होगा दूसरे नंबर पर क्षत्रिय होगा और जो हमारे 1 नंबर पर ब्राह्मण होगा दूसरे नंबर पर क्षत्रिय होगा और जो हमारे 1 का पहुंचे थे ना उनको लाइन हाजिर करवा दिया नेता। तो सही लड़ाई कहाँ है हमारे लोग आज तक नहीं समझ पाए और आपस में हम लोग लड़ जाते हैं और उसी में हमारे जो थोड़ा जाति के नेता जो अलग अलग थोड़ा पार्टी बना लिए हैं। अभी मैं एक बात बता दूं नेताजी एक जनवादी पार्टी बनी थी डॉक्टर संजय चौहान बनाए थे। एक दिन हमारी मुलाकात उनसे आजमगढ़ में हो गई। एक कार्यक्रम में मुलाकात हो गई। मैंने उनसे सवाल किया मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा समाज जग जाए मेरा समाज जान जाए जिस तरह से शासक वर्ग अपने नेता को सिर्फ इसलिए उपयोग करता है शासन और सत्ता हासिल करने के लिए इसलिए मैं बात बता रहा हूँ। मैंने उनसे कहा कि अरे नेताजी अभी आप जो है कि आरक्षण अलग करा रहे थे तो उसका क्या हुआ। वो कहा कि अरे वो अभी मामला कोर्ट में चल रहा है ना। तो हम कहने की अच्छा नेताजी वो मामला कोर्ट में कब तक चलेगा क्योंकि भाई आप हमारे समाज का नेतृत्व कर रहे हैं तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो कब तक चलेगा। कहना जब तक फाइनल ना हो तबले चली ना। तो हम कहलिए नेताजी वो तो कई पीढ़ी चला वाला। कहना कैसे। हम कहलिए आप पढ़े लिखे हैं और भारत में बिना OBC की जाति आधारित गणना कराए क्या ये संभव है। उनके पास जवाब तो था नहीं। कल अच्छा ऐसा है कि आज नहीं कल मैं जो है कि आपसे वहां मिलता हूं आज थोड़ा टाइम नहीं है। हमने कहा नेताजी टाइम बहुत है जवाब नहीं है। मैंने कहा टाइम आपके पास है मगर जवाब नहीं है। फिर दूसरे दिन 1 हफ्ता बाद उनका कार्यक्रम था फिर मैं पहुंच गया। मैंने उनसे पूछा कि अगर जो आप आरक्षण अलग कराने की बात कर रहे थे उस दिन हमको नहीं पहचाने। तो साथियों ये बात जानना और समझना बहुत जरूरी है कि हम लोग जो संवैधानिक अधिकार है आज जो शिक्षा हमारे लोगों के बीच से खत्म की जा रही है। कितने लोगों को ये बात समझ पा रही है। देखिए अभी लॉकडाउन जो लगाया था सरकार लॉकडाउन के बाद बियर बार दारू की दुकानें सबसे पहले खुल गई क्यों नेताजी। मगर स्कूल
नहीं खुला। क्यों नहीं खुला? क्योंकि अगर ये पढ़ेगा लिखेगा लड़का समझदार होगा तभी तो सवाल पूछेगा। अरे पढ़ेगा नहीं लिखेगा तो रोजगार मांगेगा ही नहीं। अरे पढ़ेगा लिखेगा तब तो रोजगार मांगेगा। और शिक्षा की ये दशा की जा रही है साथियों, बहुत दुख हो रहा है। क्योंकि शिक्षा को बाबा साहब अम्बेडकर ने मौलिक अधिकार में शामिल किया। ये ऐसे डायरेक्ट नहीं खत्म कर सकते जैसे आज आरक्षण को ये इनडायरेक्ट खत्म कर रहे हैं। हमारे लोग कहते हैं क्या, अरे अगर आरक्षण पर हाथ लगाओगे तो हाथ काट लेंगे। तो शासक वर्ग ने कहा कोई बात नहीं बेटा, बिना हाथ लगाए खत्म कर देंगे। कैसे? ये बात बहुत टेक्निकल चीज है, समझने की जरूरत है। आरक्षण सरकारी संस्थानों में है, क्यों नेताजी? प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। अब सरकारी संस्थानों को ही प्राइवेट कर दिया, आरक्षण खत्म हो गया ना, अपने आप खत्म हो गया। अब शिक्षा पर आइए। आज हमारे यहाँ मिड डे मील बच्चों को दिलाया जाता है, हमारे यहाँ के सामने हमारा सत्यानाश किया जा रहा है। आप लोग ध्यान दिए होंगे जब हमारे पिताजी या हमारे दादा बैठे हैं, आप नेताजी अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे जब आप लोग 1, 2, 3, 4, 5 में पढ़ रहे थे तो उसमें डिप्टी साहब आते थे और शिक्षा के गुणवत्ता की जांच करने के लिए। तो वही दिन जीवन लड़का केस कर रहा के मास्टर घर से बोल खोजवा के लिए और के आगे बैठवाऊं। तो जब डिप्टी साहब आते थे तो वो मान पूछते थे, अच्छा बेटा खड़े हो जाओ, अपने पिताजी का नाम बताओ, अपने माताजी का नाम लिखो, गिनती सुनाओ, पहाड़ा सुनाओ। यानी शिक्षा के गुणवत्ता की जांच होती थी। मगर आज डायरेक्ट शिक्षा को खत्म नहीं कर सकता, इनडायरेक्ट क्या कर रहा है? मिड डे मील लाया। जब पेट नहीं भरता था तब सरकार ना खाना नहीं खिलाई, और जब आज पेट भरने लगा तो आज मिड डे मील लाई। और वही डिप्टी साहब आज आते हैं तो क्या जांच करते हैं? खिचड़ी बना कि नहीं? बच्चों बताओ, खिचड़ी में नमक ज्यादा तो नहीं हो गया था? खिचड़ी में हल्दी सही पड़ी थी कि नहीं? माने शिक्षा के गुणवत्ता की जांच नहीं हो रही है, खिचड़ी के गुणवत्ता की जांच हो रही है। हर विद्यालय में 2 जहाँ 5 मास्टर वहाँ 62 मास्टर रखे गए। हेडमास्टर और मास्टर खिचड़ी बनाने में परेशान, लड़का खिचड़ी खाए में परेशान, डिप्टी साहब खिचड़ी के गुणवत्ता जांचे में परेशान। यानी शिक्षा का केहू का ख्याल है वो। इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है? हमारे माताओं बहनों को समझना बहुत जरूरी है। इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है कि हमारे घर का, आपके घर का सरकारी स्कूल में कौन पढ़ने जा रहा है? हमारे और आपके परिवार का लड़का जा रहा है। वह परिवार जा रहा है जो अगर दिन भर मजदूरी ना करे तो शाम को नेताजी उसके घर चूल्हा नहीं जलता। वो बच्चा पढ़ने जाता है और उनका लड़का सेजल कॉन्वेंट जैसे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ता है और उसमें अर्धमासिक, सामाहिक, साप्ताहिक परीक्षा होती है। और यहाँ प्राइमरी में बिना परीक्षा का 8 ले पास करे के गुरु जी हम बताइए कि बिना 8 ले बिना परीक्षा के लड़कन के पास करे क्या? अब आप लोग बतावा कि बिना पढ़ले पास हो जाए, पढ़ने का जरूरत है? आज हमारे और आपके पर बहुत सोचनीय विषय है। आज हमारे और आपके परिवार का बच्चा अपने झोले में कापी, किताब, पेंसिल रखना भूल सकता है मगर झोले में कटोरा रखना नहीं भूलता। यानी हमारे परिवार में हमारे बच्चों को पहले से ही हाथ में कटोरा पकड़ाया जा रहा है और नारा क्या दिया जा रहा है? डिजिटल इंडिया, भारत विकास कर रहा है। यही भारत विकास कर रहा है साथियों, भारत विकास नहीं कर रहा है, ब्राह्मणवाद विकास कर रहा है, मनवाद विकास कर रहा है। इसलिए मैं आप लोगों को आज सुहेल देव, राजा सुहेल देव, अगर हम सुहेल देव राजा के अगर वंशज हैं तो हमें आज इस जन्म जयंती पर यह प्रतिज्ञा लेना होगा कि हम अपने समाज में अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे, शिक्षा के प्रति जागरूक करेंगे, अपने घरों में संविधान की किताब रखने का काम करेंगे और अपने लोगों में जागृति पहुंचा करके और हिस्सेदारी की बात करेंगे। ऐसा आप लोग करेंगे। मैंने ये बात बताया, सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये सबकी जिम्मेदारी है। आप सब लोग ऐसा करेंगे, ईवीएम का विरोध करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय सुहेल देव। धन्यवाद।